बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 एफएम ग्रीन और मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, जब हम फिल्मों की बात करते हैं, रोमांटिक फिल्मों की बात करते हैं और ऐसी रोमांटिक फिल्मों की बात करते हैं जिसका अंत बेहद दुखद रहा हो, तो उन फिल्मों में एक नाम सबसे ऊपर आता है। वो नाम है देवदास। देवदास का अंत हर किसी के दिल को छू गया था, हर किसी को रुला गया था और हर किसी को ये सोचने पर उस अंत ने मजबूर कर दिया था कि क्या कोई ऐसा प्रेमी हो सकता है। देवदास, इस फिल्म के बारे में आपने ज़रूर सुना होगा और शायद आपको ये भी पता होगा कि फिल्म की कहानी एक नॉवेल से इंस्पायर्ड थी और इस नॉवेल को लिखा था शरत चंद्र चट्टोपाध्याय ने। बहुत ही कमाल के लेखक और ऐसे लेखक जो आज भी लोगों के द्वारा पसंद किए जाते हैं, आज भी उनकी रचनाएं पढ़ी जाती है। और आप सोच रहे होंगे कि अंग उमंग कार्यक्रम में हम शरत चंद्र के बारे में क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि उनका नाता अंग प्रदेश से रहा है। कुछ लोगों का तो ये भी मानना है कि देवदास का नाता अंग प्रदेश से रहा है। तो आज हम बात करेंगे कि क्यों कुछ लोगों का ये मानना है और जो कुछ प्रचलित कहानियां हैं कि देवदास यहीं भागलपुर के कुछ जीवित किरदारों के ऊपर लिखा गया था। देवदास, पारो, चुन्नी लाल सभी मौजूद थे, अलग अलग नामों के साथ और थोड़े अलग किरदारों के साथ, थोड़ी अलग कहानी के साथ। दोस्तों, अगर हम शरत चंद्र चट्टोपाध्याय के बारे में बात करें तो इनका जन्म 15 सितंबर 1876 में हुआ था। ये एक बंगाली नॉवेलिस्ट थे, छोटी कहानियाँ लिखा करते थे और ये ज़्यादातर बंगाली परिवारों के बारे में लिखा करते थे, सोसाइटी के बारे में लिखा करते थे और गांवों के बारे में लिखा करते थे। इनकी जब आप कहानियाँ पढ़ते हैं, उपन्यास पढ़ते हैं, तो आप जान पाते हैं कि ये चीज़ों को कितनी गहरी तरीके से ऑब्जर्व किया करते थे। जो इनके आसपास लोग होते थे उनके लिए इनके मन में सिंपैथी थी और बहुत ही गहरी समझ ह्यूमन साइकोलॉजी की, किस तरीके से लोग सोचते हैं, किस तरीके से औरतें सोचती है, बच्चे सोचते हैं, पुरुष सोचते हैं, उनके सोचने में क्या अंतर है, उनके रवैये में क्या अंतर होता है। ये चीज़ें उनके लिखने के स्टाइल को बहुत ही नेचुरल, प्राकृतिक बना देती थी। और शरत चंद्र चट्टोपाध्याय ने जो भी लिखा वो पॉलिटिकल बायसनेस से बिल्कुल दूर रहा और कोई भी सामाजिक भ्रांतियाँ भी उनके लेखनी में आपको नहीं मिलती है। उन्होंने हर तरह के रुकावटों को तोड़ा, ऐसी रचनाएं लिखी कि कभी कभी कुछ शालीन घरों के लोगों ने उसे पढ़ने से परहेज भी किया। हाँ, देवदास ये उपन्यास जब प्रकाशित हुई थी तो बहुत सारे लोग ऐसे थे जो इस उपन्यास को पढ़ने से परहेज करते थे, लेकिन आज के टाइम पे देवदास एक ऐसा नाम बन गया है कि अगर कोई प्रेम में डूब गया है, प्रेमी नजर आता है, तो हम बहुत ही आसानी से कह देते, अरे क्यों देवदास बने फिरते हो। सोचिए कि इन्होंने कितनी गहराई के साथ एक ऐसा उपन्यास लिखा जिस पर न जाने कितनी सारी फिल्में बन गई है, पर आज भी देवदास ये कहानी लोगों को इतनी ही जानदार लगती है। 15 सितंबर 1876 में एक बंगाली ब्राह्मण के घर शरत चंद्र चट्टोपाध्याय का जन्म देवानंदपुर में हुआ था, एक छोटा सा गांव हुगली में। उनके पिता का नाम था मातीलाल और माता का नाम था भुवन मोहिनी। शरत चंद्र उनकी दूसरी औलाद थे और पहले बेटे। देवानंदपुर में आज भी उनका वो घर है जहाँ उनका जन्म हुआ था, लेकिन इनके जो बचपन के दिन है वो हमारे अंग प्रदेश में बीता था। जी हाँ, इनका बचपन हमारे अंग प्रदेश में बीता। शरत चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखना बहुत ही कम उम्र से शुरू कर दिया था, क्योंकि उनके पिता के पास कोई ऐसा सोर्स ऑफ इनकम नहीं था जिससे घर बहुत आसानी से चल सके, जिसकी वजह से शरत चंद्र की पढ़ाई वो भी बहुत प्रॉपर तरीके से पूरी नहीं हुई, क्योंकि पैसे नहीं थे। अगर हम शरत चंद्र जी के बचपन के बारे में बात करें तो कुछ लोगों का मानना है कि शरत चंद्र चट्टोपाध्याय को तभी भागलपुर ले आया गया था जब वो बस 2 या 3 साल के थे। यहीं पर इन्होंने पढ़ाई की 5th या 6th क्लास तक और उसके बाद वो देवानंदपुर वापस चले गए। वहाँ पर उन्होंने पाठशाला में 2 साल पढ़ाई की और वहीं पर उन्होंने फिशिंग सीखा, राफ्टिंग सीखा और अलग अलग जगह पर वो घूमे। और 1886 में वापस उनके पिताजी के द्वारा शरत चंद्र चट्टोपाध्याय का नामांकन यहीं भागलपुर के स्कूल में करा दिया गया। स्कूल का नाम था दुर्गा चरण मिडिल इंग्लिश स्कूल। यहाँ पर उन्हें स्कॉलरशिप भी मिल गया और इसके बाद यहीं पर उन्होंने रहना शुरू कर दिया, जहाँ पर उन्होंने 1889 तक पढ़ाई की और 5वीं कक्षा में उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी। और 1889 में हुआ ये कि मातीलाल की नौकरी भी चली गई। चट्टोपाध्याय और उनकी फैमिली फिर से देवानंदपुर चले गए। वहाँ पर उनका दाखिला हुआ
हुगली डिस्ट्रिक्ट स्कूल में। उनके पापा ने किसी तरीके से शरद चंद्र के लिए एक रूम अरेंज किया। हालांकि यहाँ पर भी शरद चंद्र चट्टोपाध्याय के लिए पढ़ना बहुत आसान नहीं था, क्योंकि उनके पिताजी सक्षम नहीं थे शरद चंद्र के पढ़ाई के खर्चे को उठाने के लिए। तो वापस वो 1893 में भागलपुर आ गए, जहाँ पर चट्टोपाध्याय जी का एडमिशन तेज नारायण जुबली कॉलेजिएट स्कूल में हो गया। और जब शरद चंद्र चट्टोपाध्याय थोड़े बड़े हुए तो उन्होंने ट्यूशन पढ़ाकर अपने पढ़ाई का खर्चा उठाना शुरू कर दिया। जब वो कॉलेज में थे तब चट्टोपाध्याय ने किताबें लिखनी शुरू कर दी थी। और इनके जो पहले इंस्पिरेशन थे, इनके पहले प्रेरणा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय बने। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की उपन्यास बनी। 1895 में चट्टोपाध्याय जी की माता का भी निधन हो गया। मातीलाल ने अपना जो भी पैतृक घर था 9 नवंबर 1896 में कहते हैं कि बेच दिया। और उसके बाद 1896 में मातीलाल ने एक घर किराए का लिया, जो कि चंद्रशेखर सरकार का था। ये भागलपुर के एक बस्ती में था, जिसे कि खंजरपाली नाम से जाना जाता था। इसके बावजूद शरद चंद्र ने अपनी पढ़ाई जारी रखी। इतने पैसे नहीं थे कि वो नई किताबें लेते और पढ़ाई करते, लेकिन जो किताबें सेकेंड हैंड होती थी, किसी से मांग लेते थे, उन्हीं किताबों में से वो पढ़ाई करते थे। उनके पास इतने भी पैसे नहीं थे कि फाइनल एग्जाम के लिए कॉलेज के फी जमा कर पाए, लेकिन फिर भी इनकी पढ़ाई जैसे तैसे पूरी हो गई। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि शरद चंद्र के जीवन का एक बहुत अहम हिस्सा, बचपन की, जवानी की जो उम्र थी, वो भागलपुर में बीती। 1894 में जब शरद चंद्र ने तेज नारायण जुबली कॉलेज में एडमिशन लिया था, तब उन्हें इंग्लिश लिटरेचर में इंटरेस्ट आने लग गया था। जब उन्होंने पढ़ी अ टेल ऑफ टू सिटीज और डेविड कॉपरफील्ड, चार्ल्स डिकेंस की लिखी हुई ये किताबें थी, और इन किताबों को पढ़कर शरद चंद्र चट्टोपाध्याय को अंग्रेजी साहित्य में भी रुचि आने लगी। इसके बाद उन्होंने कई सारे पश्चिमी लेखकों को पढ़ा। जब इन्हें साहित्य में मजा आने लग गया था तो इन्होंने भागलपुर में एक चिल्ड्रंस लिटरेरी सोसाइटी बनाया। और ये सोसाइटी क्या करती थी कि जो भी हाथों से लिखे हुए मैगजीन होते थे उसे पब्लिश कराया जाता था। लेकिन 2 सालों के बाद ही शरद चंद्र की पढ़ाई पूरी नहीं हो पाई, क्योंकि ये 20 रुपए नहीं पे कर पाए थे, जो कि इनका एग्जामिनेशन फी था। जिसके बाद इन्होंने आगे की पढ़ाई खत्म कर दी, बंद कर दी। और जब इन्होंने पढ़ाई छोड़ दी थी और इनकी माता का भी निधन हो गया था 1895 में ही, तो इसके बाद शरद चंद्र अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा वक्त बिताने लग गए थे। प्लेज में एक्ट करने लग गए थे, गेम खेलने लग गए थे, स्पोर्ट्स खेलने लग गए थे, और बहुत ही गंभीरता के साथ साहित्य को अपना समय देने लग गए थे। कहते हैं कि उसी वक्त इनके अंदर बहुत सारी किताबों की बीज पड़ चुकी थी, बोर दीदी, चंद्रनाथ और देवदास। और फिर अचानक इन्होंने लिखना बंद कर दिया, क्योंकि उन्हें ये आदत यूजलेस लगी, बेकार की लगी। और इसके बाद इन्होंने जो बोर दीदी लिखा था वो सन 1900 में पहली बार नोवेला के रूप में पब्लिश होकर आई। नोवेला, आपको बता दूं कि उपन्यास से ये छोटी होती है पर कहानियों से बड़ी होती है, तो इसे नोवेला कहते हैं। और एक वक्त तो ऐसा भी था जब शरद चंद्र चट्टोपाध्याय चाहते थे कि वो कोई सन्यासी बन जाए। हालांकि वो सन्यासी बने या नहीं बने और इस दौरान उन्होंने क्या किया, इस बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती है। लेकिन जब इनके पिता की मृत्यु हुई तब शरद चंद्र चट्टोपाध्याय वापस आए और इन्होंने अपने पिता का श्राद्ध किया। इनकी बड़ी बहन की पहले ही शादी हो चुकी थी, लेकिन इनके जो भी छोटे भाई बहन थे उन्हें अपने एक दोस्त के पास या फिर कुछ रिश्तेदारों के पास छोड़ा और वापस ये कलकत्ता चले गए अपना लक आजमाने के लिए। कलकत्ता में शरद चंद्र चट्टोपाध्याय ने 6 महीने काम किया। हिंदी के पेपर बुक्स को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया करते थे एक वकील के लिए। जनवरी 1903 में शरद चंद्र वर्मा चले गए, जैसे कि आज हम म्यांमार के नाम से जानते हैं। लेकिन बर्मा जाने से पहले अपने अंकल के जिद करने पर इन्होंने अपनी लिखी एक कहानी मंदिर एक कहानी प्रतियोगिता में भेज दी। और हुआ ये कि इनकी कहानी मंदिर पहला इनाम जीत गई। 150 कहानियों में से पहला स्थान प्राप्त करना बहुत छोटी बात नहीं थी। हालांकि मंदिर इनके अंकल के नाम पर पब्लिश हुई, तो इस तरीके से एक 27 साल के लड़के शरद चंद्र की पहली छपी हुई कोई कहानी बाहर आई। हालांकि बाद में इनकी बहुत सारी किताबें, बहुत सारी कहानी आई, जो कि इन्होंने बोर दीदी भी इन्होंने पब्लिश कराया था। सन 1900 में इन्होंने बोर दीदी पब्लिश कराया था, लेकिन उससे पहले ही मंदिर पब्लिश होकर आ गई थी। हालांकि ये इनके अंकल के नाम पर आई थी। शरद चंद्र ने बर्मा में 13 साल व्यतीत किए। वहाँ पर उन्होंने अलग अलग तरह के काम किया, लेकिन वहाँ पर भी इन्होंने पढ़ना नहीं छोड़ा।
अलग अलग जगह से अलग अलग तरह की किताबें वो उधार लाते और पढ़ते। कभी साइकोलॉजी, कभी सोशियोलॉजी, कभी फिलॉसफी, इतिहास, न जाने कितनी सारी किताबें, कितनी तरह की किताबें इन्होंने पढ़ डाली थी। और इन्होंने तो थोड़ा बहुत पेंट करना भी शुरू कर दिया था। 1912 में इनके साथ एक दुर्घटना हुई। जिस घर में ये रह रहे थे वहाँ आग लग गई। इनकी जो भी पेंटिंग्स थी और इन्होंने एक उपन्यास लिखी थी चरित्रहीन, वो भी जल गई। हालांकि बाद में इन्होंने चरित्रहीन दोबारा लिखी और इन्होंने लिखना तो छोड़ दिया था, लेकिन 18 साल के बाद इन्होंने दोबारा लिखना शुरू किया जब इनके एक जान पहचान वाले ने एक छोटा सा मैगजीन शुरू किया। लेकिन कोई भी उस छोटे स्तर पर शुरू किए गए मैगजीन में लिखने के लिए तैयार नहीं था। तो उनके जान पहचान वाले ने शरत चंद्र को ढूंढा, क्योंकि उन्हें पता था कि शरत चंद्र भी लिखा करते हैं या लिखा करते थे। तो शरत चंद्र के पास आए और थोड़ा मनाने के बाद शरत चंद्र मान गए और उनके मैगजीन के लिए बर्मा से ही शरत चंद्र ने अपनी एक छोटी कहानी भेजी, जमुना। और ये कहानी बहुत पॉपुलर हो गई और एक ही दिन में शरत चंद्र चट्टोपाध्याय अपनी कहानी जमुना से फेमस हो गए। उसके बाद उन्होंने लगातार लिखना शुरू कर दिया और शरत चंद्र अपने बारे में मानते थे कि बंगाल में वो शायद इकलौते ऐसे लेखक थे जिन्हें बहुत ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ा। 1916 में उन्होंने अपने काम से रिज़ाइन किया और वापस कलकत्ता आ गए वर्मा से। 1916 में 40 साल के हो चुके थे शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। हावड़ा आए और एक फुल टाइम राइटर बन गए। उनकी कहानियां पब्लिश हो रही थी, उनके उपन्यास के अंश सीरियल वाइज में पब्लिश होते थे मैगजीन में। कुछ कहानियों की बात करें तो जमुना के साथ ये सिलसिला शुरू हुआ था, बाद में नारायण, भारतवर्ष और उसके बाद में उनकी कुछ उपन्यास भी पब्लिश होने शुरू हो गए थे मैगजीन में। और जब इन्होंने अपने पहले उपन्यास को पब्लिश कराया था तो उसके लिए उन्होंने कोई पैसा नहीं लिया था, या कहें कि पब्लिशर ने उन्हें कोई पैसा नहीं दिया था। और उन्होंने अपने दूसरे नॉवेल के लिए यानी कि बिराज बाऊ के लिए 200 रुपये लिए थे और जो भी राइट्स थे पब्लिशर को बेच दिया था। और इनके जो भी लेखनी लोगों तक पहुंच रही थी वो बहुत पॉपुलर होते जा रहे थे। और इसके बाद उनके किताबों से, उनकी कहानियों से, उनके नॉवेला से जो भी रॉयल्टीज़ मिल रहे थे वो शरत चंद्र चट्टोपाध्याय को गरीबी से निकाल पाने का काम कर रहे थे। 1918 में नॉवल ब्रिज बाऊ को स्टेज पर परफॉर्म किया गया था स्टार थिएटर में। उसी साल जेम्स एंडरसन ने उनके ऊपर एक आर्टिकल लिखा था, अ न्यू बंगाली राइटर। यहीं से शरत चंद्र चट्टोपाध्याय को अलग पहचान मिल गई थी। इस आर्टिकल ने शरत चंद्र चट्टोपाध्याय को वेस्टर्न रीडरशिप तक पहुंचाया। इसके बाद शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की बहुत सारी किताबों को अलग अलग भाषाओं में ट्रांसलेट किया गया। हालांकि मैंने शुरुआत में आपसे कहा था कि मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से देवदास कहते हैं कि भागलपुर के कुछ किरदारों से प्रेरित था। कुछ अलग अलग किरदारों से बुनकर बनाई गई एक कहानी। भागलपुर बिहार के मंसूरगंज इलाके में नर्तकी का कोठी था और ये नर्तकी थी कालिदासी। इनका एक बड़ा कोठा था जिसे लगभग 45 साल पहले गिरा दिया गया, लेकिन आज भी इस कोठे से जुड़े, इस इलाके से जुड़े किस्से आपको स्थानीय लोगों से सुनने मिल जाएंगे। देवदास उपन्यास जो कि 1901 में लिखा गया था और 1917 में प्रकाशित हुआ था, भागलपुर के पुराने लोग आज भी मानते हैं कि देवदास, पारो, चंद्रमुखी जैसे पात्र असल जिंदगी के असल इंसानों पर आधारित थे। मंसूरगंज की कालिदासी जो कि थी चंद्रमुखी, लोगों का कहना है कि वो बहुत सुंदर थी और शायद शरत उनसे प्रेम भी करते थे। कालिदासी के कोठे पे शरत और उनके दोस्त महादेव, जो कि शायद चुन्नी लाल हो गए उनकी कहानी में, अक्सर आते थे। और एक कहानी छिड़ती है कि महादेव का एक पर्स था, एक वॉलेट था जो कि कालिदासी के पास रह गया था और कालिदासी ने उसे शरत को वापस दे दिया और कहा कि महादेव से कह दीजिएगा कि वो यहाँ इतने पैसे लेकर ना आया करे। और पारो की बात करें तो कुछ लोगों का मानना है कि पारो धीरू नाम की एक लड़की थी जो शरत चंद्र की बचपन की दोस्त थी। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि बंगाली टोला में राजबाला नाम की उनकी एक दोस्त थी, बाद में जिसकी शादी मुजफ्फरपुर में कर दी गई थी। और राजबाला से ही इंस्पायर्ड थी, प्रेरित थी पारो की जिंदगी, पारो का किरदार। राजबाला शरत चंद्र की बहुत अच्छी दोस्त थी और एक मान्यता तो ये भी है कि पारो असल में निरुपमा थी। ये एक सब जज की बेटी थी और
शरद चंद्र की बहुत अच्छी दोस्त। कहा जाता है कि शरद चंद्र सारी शाम फतेह जंग के मकबरे में बिताते थे, जहाँ शरद बांसुरी बजाते थे अपनी दोस्त के साथ बैठकर। यानी कि शरद सच में अपनी असल जिंदगी में बहुत रोमांटिक थे, तभी शायद देवदास को इतनी गहराई से लिखा था उन्होंने। तो अगली बार आप देवदास फिल्म देखें या कहानी पढ़ें तो एक बार सोचिएगा ज़रूर कि ये कहानी जो लिखी गई थी किसी असल किरदार से प्रेरित थी, और शायद उनमें से किरदार खुद शरद चंद्र थे। 1901 में देवदास लिखा जा चुका था, 1917 में पब्लिश कर दिया जा चुका था, लेकिन उस वक्त जो बहुत नामी घराने के लोग हुआ करते थे वो देवदास पढ़ने से और अपने घर के बच्चों को पढ़ने देने से बचते थे, क्योंकि उसमें देवदास का किरदार ही कुछ ऐसा था, शराबी, नशे में मग्न रहने वाला हीरो और खुद की जिंदगी को ख़त्म कर लेने वाला हीरो। ऐसी कहानी को नहीं चाहते थे कुछ लोग कि बच्चे पढ़ें, लेकिन बाद में ये कहानी घर घर तक पहुंची। न जाने कितनी फिल्में बन चुकी है। कहते हैं कि कुल मिलाकर भारत में देवदास पर करीब 18 फिल्म बन चुकी है, और राष्ट्रीय फिल्म आर्काइव को यानी कि NFAI को 1935 की पहली टॉकी देवदास फिल्म बांग्लादेश से मिली थी। पाकिस्तान में बनी ये फिल्म बंगाली में बनी, हिंदी में बनी, आसामी में बनी, उर्दू में, मलयालम में, तेलुगु में, न जाने कितनी ही भाषाओं में देवदास के ऊपर फिल्म बनाई गई और सारी फिल्में सुपरहिट रही, लोगों को पसंद आई। वो कहानी जिसे कि एक वक्त पे अपने लाइब्रेरी में रखने से लोग परहेज करते थे, आज लोगों के दिलों में है। वो कहानी जिसने शरद चंद्र चट्टोपाध्याय को हमेशा हमेशा के लिए अमर कर दिया। वो कहानी जो कि बताती है कि शरद चंद्र चट्टोपाध्याय का नाता कितना गहरा है अंग प्रदेश के साथ। कहते हैं कि कहानी लिखने की जो बात है शरद चंद्र चट्टोपाध्याय में शायद उनकी नानी से भी आई थी। कुछ बंगला साहित्य प्रेमी मानते हैं कि जब शरद चंद्र छोटे थे, एक छात्र थे, तभी से वो अपने अध्ययन कक्ष को बहुत सजा कर रखते थे। अलमारी पर जिल्द लगी उनकी किताबें करीने से सजी रहती थी। इनके सबसे छोटे परदादा अघोरनाथ गांगुली के बेटे मनिंद्र नाथ भी शरद चंद्र के सहपाठी थे, और उनकी माँ कुसुम कामिनी बहुत ही पढ़ी लिखी और साहित्य प्रेमी महिला थी, और वो हर सप्ताह महिला मंडली में बंकिम चंद्र, माइकल मधुसूदन जैसे बंगला लेखकों के उपन्यास पढ़ती, काव्य पढ़कर सुनाती थी। छोटे से शरद चंद्र भी उन्हें सुनते थे। एक बार रविंद्रनाथ की एक रचना सुनकर शरद चंद्र रो पड़े थे। आंसू पोंछते पोंछते वो गोष्ठी से बाहर निकल गए थे। साहित्य प्रेमियों का मानना है कि शरद चंद्र को साहित्य के प्रति रुचि जगाने में कुसुम कामिनी की इस गोष्ठी का अहम योगदान था। इसलिए नानी कुसुम कामिनी ही उनकी शायद पहली साहित्यिक गुरु थी, और उन्हीं के गोष्ठी में उन्होंने पहली बार रविंद्रनाथ की एक रचना सुनी, जिसे सुनकर वो रो पड़े, और बाद में उन्होंने उनकी बहुत सारी किताबें पढ़ी और कहते हैं कि उनसे उन्होंने प्रेरणा भी ली। हमारे अंग प्रदेश की धरती पर केवल शरद चंद्र चट्टोपाध्याय ही नहीं बल्कि कई साहित्यकार आए और उन्होंने अपनी रचनाओं की प्रेरणा ली यहाँ से, और वो रचनाएं अमर हो गई। और इस तरह से हमारा अंग प्रदेश उनकी रचनाओं के हर शब्द में, हर अक्षर में अमर हो गया, और अंग प्रदेश की मिट्टी की खुशबू को अपने अंदर समा लिया। दोस्तों, आज अंग प्रदेश में इतना ही। उम्मीद है कि आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम अच्छा लगा होगा। कहीं कोई चूक हो गई, कुछ छूट गया, इसके लिए माफ़ी चाहूँगी। अभी के लिए मुझे यानी कि आपकी होस्ट और दोस्त उमा को दीजिए इजाज़त। आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहिए। हाल सखिया होले अंग के नगरिया।